हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। और अब मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट यूनिट। जी हाँ, लास्ट यूनिट, जिसमें हम कुछ बचे हुए टॉपिक करेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के, और हम करेंगे कुछ डीपीएसपी पे क्वेश्चंस। तो आई होप आपने सारी वीडियोस अभी तक देख ली हैं और अब हम आखिरी पड़ाव पर जो वो पहुंच गए हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि और आपको किसी कॉन्सेप्ट की या टॉपिक की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं हमारी यूनिट 5। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं डील करूंगी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स 29 एंड 30 आर्टिकल को, कुछ 39 के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, 48 ए को करेंगे, और कुछ देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो चलिए, बिना डिले करते हुए शुरू करते हैं। ये तो सबसे इजी यूनिट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए, लिखा है कैसे हाउ डू आर्टिकल्स 29 एंड 30 एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। कैसे माइनॉरिटी की राइट्स को जो है वो पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 29 और 30 की मदद से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे जो है इसका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस रहा है, तो देखिए हम देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। 29 आर्टिकल बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यहाँ पर ये चीज़ें स्टूडेंट्स रिलीजन से शिफ्ट होकर जो है वो कल्चर की तरफ जो है वो जा रही है। यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज़। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कोई भी सिटीजन जिसकी लैंग्वेज, जिसकी स्क्रिप्ट या जिसका कल्चर डिफरेंट है, तो वो अपने उसको मेंटेन कर सकता है। ये बात वो आपको कह रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझ लीजिएगा, रिलीजन इज नॉट रिटन हेयर। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो वो यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन एडमिशन जो कि स्टेट मेंटेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ, या स्टेट फंड्स के उससे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो मतलब ऐसे कोई भी जो सिचुएशन है उस पे अप्लाई नहीं होगा। माइनॉरिटीज़ को जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बात कहता है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि माइनॉरिटी कौन है, हु इज़ अ माइनॉरिटी। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1993 के हिसाब से माइनॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, वो कम्युनिटी है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। वो 6 कम्युनिटीज जिन्हें हम माइनर मानते हैं, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियन एंड जैन्स। ठीक है। बट अब इससे भी अलग स्टोरी बड़ी अलग है, और स्टोरी क्या है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, 29 एंड 30 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फॉल करता है। स्पेसिफिकली डिज़ाइन है कल्चर एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तभी मैं आपको यहाँ पे बात कह रही हूँ कि रिलीजन से शिफ्ट होकर जो है वो आ गए हैं अब कल्चर पर। बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक थिंग्स आर प्रोटेक्टेड। इस प्रोविजन का एम ही यही है कि हम जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट आर्टिकल है, पढ़िए। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have right to conserve the same। अगर उनका कुछ भी अलग है तो उनको पूरा हक है कि वो उसे कंजर्व कर सकते हैं। 29(2) कहते हैं किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे स्टेट ने मेंटेन किया हो, स्टेट फंड से मेंटेन किया जा रहा हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ये सब। ठीक है। अब क्या की फीचर्स हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू माइनॉरिटीज ओनली। वो बात करें चाहे कोई भी हो, किसी का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कुछ कल्चर, कुछ भी अगर डिफरेंट है तो वो अपने उसको प्रिजर्व कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। केस लॉ समझते हैं। क्या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वॉयलेट करता है 29 क्लॉज 2 को? कुछ याद आया? ये हमने 15 में भी पढ़ा था। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजर्वेशन जो कि बिल्कुल कास्ट बेसिस पे होता है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन है। तो इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो क्या हुआ, इससे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिससे 15 क्लॉज 4 जो है वो ऐड हुआ। अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें ये कहा गया कि जब हम आर्टिकल 30 को देखते हैं तो क्लियर किया गया 29 क्लॉज 2 जो है वो अप्लाई करेगा हर सिटीजन पे, और बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बेटा आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है वो आपको हमेशा आर्टिकल 30 के साथ पढ़ना है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको ये हमेशा जो है
यू हैव टू रीड इट विद आर्टिकल 30, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही जो है वो बात करते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। 30 क्या कहता है कि माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो 30 क्लॉज 1 कह रहा है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शेल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। बिल्कुल कर सकते हैं। द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटेड एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्क्रिमिनेट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी। अगर किसी माइनॉरिटी का भी है तो स्टेट कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। की फीचर्स क्या है? अप्लाइज ओनली टू माइनॉरिटीज, ग्रांट करते हैं एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वालिटी जो है उनकी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप इसका केस देखिएगा, टीएमए पाई फाउंडेशन ने एक लैंडमार्क जजमेंट है। 11 प्रिंसिपल्स जो हैं दैट रिलेटेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो यहाँ पर रखे गए थे। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को पूरा का पूरा अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, बट दिस इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेगुलेशंस बाय द स्टेट फॉर इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सीलेंस एंड वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ देखो, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, स्टेट देखेगी, बट कभी रोक नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। कोई अपना कोई कुछ और खोलना चाहता है, कोई अपने रिलीजन के बारे, रिलीजन से अलग कुछ माइनॉरिटी कि यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जेंट्स का स्कूल हो गया कुछ इस तरह से, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर हम कहते हैं सेंट स्टीफन कॉलेज का केस है, वेदर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन रिजर्व सीट्स फॉर इट्स ओन कम्युनिटी। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? तो कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन रिजर्व अप टू 50% ऑफ सीट्स फॉर मेंबर ऑफ देयर कम्युनिटी, बैलेंस्ड ऑटोनॉमी फॉर ऑफ माइनॉरिटी। वो हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कई सारी जगह है, कई सारे रिलीजन ऐसे हैं, कई सारी कम्युनिटी ऐसी है जिन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए जो है अपने उसके लिए रखी हुई हैं, तो वो वायलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर आता है पीए नामदार का केस, माइनॉरिटी अनएडेड इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बाउंड टू फॉलो गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो उन्होंने कहा कि रेगुलेशंस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रेगुलेशंस में मेरिट जो है वो अप्लाई बिल्कुल करेगा, कुछ सीटें जो है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राइट टू एडमिनिस्टर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस, उसकी एक्सेसिव स्टेट इंटरफेरेंस नहीं होगी। क्या क्या जो है वो इसके सिग्निफिकेंस रहे, क्या 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 इसका जो है वो स्कोप रहा। 29(1) हेल्प करता है कि जितने भी लिंग्विस्टिक और कल्चरल ग्रुप्स हैं उनकी वो अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करके रख सके। इनेबल करते हैं कि वो अपनी एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में अपने ट्रेडिशन को प्रमोट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं बिल्कुल कि भाई आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। वो हमें ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, रीजनेबल रेगुलेशंस होनी चाहिए, ठीक है, पर हाँ आपको ऑटोनॉमी, स्टेट को बहुत ज़्यादा ना माइनॉरिटी के राइट्स को ओवरराइड नहीं करना है। ये वो सारी चीज़ें बताते हैं। और अगर आपको ध्यान है तो मैंने बहुत पहले आपको एक चीज़ समझाई थी, और मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ भी बताई थी कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्टेट कभी भी ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्टेट देखेगा। पर किसी माइनॉरिटी को कोई ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। पर अगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो स्टेट जो है उसको वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करके कोई और जगह दे देगी कि आप यहाँ बना लीजिए। समझ में आ रही है बात? मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो बस ये आपको बताना है कि 29 और 30 जो है वो किस तरह से डील करते हैं। बहुत ईजी है कि आपको आर्टिकल 39 बताना है, ठीक है ना, और लैंडमार्क केसेस के साथ। बेटा अगर मैं 39 आर्टिकल की बात करूँ, सबसे पहले आपको पता है कि ये जो है फॉल करता है किसमें, पार्ट 4 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। 39 सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरे समझाने जैसा कुछ नहीं है। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कौन सी पॉलिसी स्टेट जो है वो फॉलो करेगी। तो देखो अब वो क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे कि पहली बात तो देखो बेशक एनफोर्सेबल नहीं है, बट कुछ उन्होंने गाइडिंग फैक्टर्स दिए हैं, कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कि स्टेट जो है वो क्या करेगी, इक्वल राइट देगी मेन एंड वुमेन को लाइवलीहुड में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल देंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड वर्कर्स, डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, राइट। अब इसको हम एक एक करके ले लेते हैं केस लॉस के हिसाब से। 39 के जो हैं वो पॉइंटर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बड़े सारे लैंडमार्क जजमेंट आए हुए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है, बट फिर भी केस लॉस तो आपको पता ही होने चाहिए। राइट टू लाइवलीहुड, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको सिर्फ केस लॉस ही बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो 39 ए कहता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन जो है वो ना हो, हमें जो है वो राइट हो, ठीक है। आई एम सो सॉरी। 39 BNC हमें कहता है इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 39D हमें कहता है इक्वल पेपर इक्वल वर्क, कि ऐसे कोई भेदभाव नहीं हो इसको या उसको, ठीक है, इक्वल जितना जो काम करे उतना मिलना चाहिए।
प्रोटेक्शन होना चाहिए वर्कर्स का एंड चिल्ड्रंस का, हमने पढ़ा ना, लेबर लॉज होने चाहिए, बच्चों को काम में नहीं लगाना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, कि चिल्ड्रन फ्रेंडली सोशल फ्रेमवर्क होना चाहिए, वेलफेयर लॉज होने चाहिए। तो अब देखो, आपको ना केसेस से पता चलेगा, 39 एक बड़ी सिंपल सी है, प्रिंसिपल्स बताए गए हैं वेलफेयर स्टेट के लिए। तो बस वो आपको कुछ नहीं कह रहा, वो कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है जो स्टेट को फॉलो करने हैं, और स्टेट इनको फॉलो भी करता है चाहे एनफोर्सेबल बाय लॉ ना भी हो। देखो, तो बेशक वो इन्फोर्सेबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं जुडिशरी ने उसको इंटरप्रेट किया है। केशवानंदा भारती की डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने कहा कि डीपीएसपी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितनी बार मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि डीपीएसपी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, और 39 बीएनसी जो है वो एक टूल है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बेटा प्रमोट करने के लिए। उसके बाद मेनका गांधी आया, जिसने आर्टिकल 21 के स्कोप को जो है वो बहुत वाइड कर दिया कि वी हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। उस जजमेंट ने ना रिलाई किया आर्टिकल 39 ई और एफ वाले पॉइंट पे, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि सपोर्ट करता है। और बेटा ई और एफ क्या कह रहा है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स। एफ क्या कह रहा है, चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, प्रॉपर फैसिलिटी हो, ये सारी चीज़ें। अब आ जाओ ओल्गा टेलिस पे, कितनी बार पहले भी हम कर चुके हैं, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड रिकॉग्नाइज किया। राइट टू लाइवलीहुड कोर्ट ने कहा कि कोई पर्सन जो है दैट कैन नॉट बी लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड होना चाहिए। डायरेक्टली इसको जो है एक्सपैंड किया। रणधीर सिंह का केस आया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है, कहा कि बेशक फंडामेंटल राइट नहीं है पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, और बेशक एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, पर स्टेट को जो ऐसे प्रिंसिपल्स को जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके डोमेन में फॉल करता है। यूनी कृष्णन का केस आया, कुछ लोग ऊनी कृष्णन भी बोलते हैं। उन्होंने कहा राइट टू एजुकेशन जो है वो होना चाहिए, 39 एफ के बेसिस पर इन्होंने रिलाई किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि 21 ए को फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो राइट टू एजुकेशन को डाला गया। फिर संजीत रॉय का केस आया, जिन्होंने कहा मिनिमम वेजेस जो है वो बिल्कुल देने हैं, 39 ई पे उन्होंने जो है वो रिलाई किया। तो आप देख रहे हो डीपीएसपी हम ये सब पढ़ चुके हैं बेटा, ऑल डीपीएसपीज वी हैव स्टडीड, सॉरी ऑल फंडामेंटल राइट्स वी हैव स्टडीड, उन्हीं से ही ना ये केसेस निकले थे, और उन्हीं पे अब डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स पे वी आर रिलाइंग ऑन। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होना चाहिए, पब्लिक ओनरशिप होना चाहिए, कॉमन गुड के लिए जो है वो चीज़ें करी होनी चाहिए। अब लेजिस्लेशन का क्या है, बहुत सारे लॉज हमारे पास हैं जो कि ये 39 के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे डील करते हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, उसके बाद कंपटीशन एक्ट, तो ये सब का आप ध्यान में रखना है। तो 39 कुछ नहीं है, 39 डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा है जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी स्टेट, ठीक है ना। बेशक एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, पर कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट कनेक्शन है बेटा किससे, फंडामेंटल राइट से। तो ऐसे कोई हम ये नहीं कहेंगे कि कौन किसके ऊपर है कौन किसके नीचे है, कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, बट हम सबको साथ लेके चलते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब देखिए, समरी टेबल बना देती हूँ। केशवानंदा भारती ने कहा डीपीएसपी जो है वो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट टू लाइवलीहुड। रणधीर सिंह ने कहा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वाला। यूनी कृष्णन ने कहा एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। संजीत रॉय ने कहा मिनिमम वेज प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि कॉमन गुड के लिए जो है वो नेशनलाइजेशन होना चाहिए। अब फिर अगेन वेरी इजी क्वेश्चन कि 48 ए क्या है बेटा, 48 ए आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हाउ डज दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट दी फंडामेंटल ड्यूटी, 15(1) ए जी में दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज 48 ए, 48 ए इन्वायरमेंट के बारे में बेटा बात कर रहा है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और 51 ए का फिर हम जी भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए उसको ओपन कर लेती हूँ। यस, ठीक है। तो अब जो है आप इसको साथ साथ पढ़िएगा और देखिएगा। 41 ए जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, डीपीएसपी में प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, सेफ गार्ड करता है, इंटरेस्ट इंडिया का कमिटमेंट कि हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करना है, तो क्या कहते हैं इस चीज़ को ध्यान में वो रखता है। अब इसका स्कोप क्या है, नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट्स में, बट एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। हम सबकी ड्यूटी है कि जो पोल्यूशन हो रहा है या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, जो जो कुछ भी हो रहा है सबको प्रोटेक्ट करना, इतनी ग्लोबल वार्मिंग आजकल हो गई है तो सब कुछ करना। तो बस ये सारी चीज़ें हमें कह रहा है। बेसिकली कहीं ना कहीं ये हक हमारा राइट टू लाइफ में फॉल करता है। एमसी मेहता, अ वेरी गुड पर्सन, जिन्होंने कितनी पीआईएल फाइल करी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ताज ट्रेपीजियम केस इनका था कि ताजमहल जो है वो पीला पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से, कई सारी इनकी आई हैं।
तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि हमारा हक है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज जो कि हजारडस एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने इसको यूज़ करते हुए जो है वो दिया। सुभाष कुमार का केस आया जिन्होंने कहा कि हमारे को राइट टू क्लीन वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 से ये निकला है। उन्होंने कहा कि हम इसे जो है ऑब्वियसली 15(1)(a)(g) के साथ पढ़ते हैं, जो कि इम्पोज करता है कि स्टेट और सिटीजन दोनों की ड्यूटी है कि वो इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करे, पराली ना जलाएं, स्टबल बर्निंग ना करें। इन्वायरमेंट को जो है वो बहुत दिक्कत होती है। फिर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और पिक्यूशनरी प्रिंसिपल एक इस बड़े केस में आया, वेलफेयर सिटीजन वेलफेयर फोरम। और देखो आपने ये सारी चीज़ें ना अभी भी पढ़ी होंगी, क्योंकि आप अगर लॉ सेमेस्टर सीरीज देख रहे हो तो आप इन्वायरमेंटल लॉ की भी देख रहे होगे। तो इन्वायरमेंटल लॉ में मैम ने ये सब चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, तो कोर्ट साइटेड आर्टिकल 48A की हम इसके साथ पढ़ेंगे। फिर ना TN गोवर्धन का भी बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, जिसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के स्कोप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 48A के आर्टिकल पे उन्होंने रिलाई किया कि फॉरेस्ट पॉलिसीज और गवर्नेंस को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने कहा कि स्टेट की ड्यूटी है कि उन्हें स्टेप्स लेने चाहिए पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए। बेटा क्यों लेने चाहिए स्टेप्स पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, देखो हमें ऑड इवन करना पड़ता है, इतनी पराली जलती है, दिक्कत होती है, ब्रीदिंग इशू होते हैं, अस्थमा होता है, तो इट इज़ अ ड्यूटी कि हम ये सब काम ना करें। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज कैन बी वन रीज़न, पोल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन कैन बी द अदर रीज़न, जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन, अब हम कितना कह रहे हैं ना कि पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी वन थिंग जो कि जिससे जो है हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी इजी है, इनमें कुछ नहीं है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री इसको देखें 15(1)(a)(g) के साथ, तो वो क्या कह रहा है कि इट्स बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यही तो हम कह रहे हैं कि सबको बचाओ और क्या कहते हैं सबका ध्यान रखो, पोल्यूशन ना फैलाओ। इसी चीज़ का तो हमें ध्यान रखना है। बस ये वो हमें बात कह रहे हैं। तो हमने कहा दोनों को हम पढ़ने के बाद हम एक उस चीज़ पे पहुँचे कि स्टेट के एक्शंस को वो गाइड करता है, कहता है कि हमारी मॉरल एंड सिविल ड्यूटी है। कोर्ट्स जो है वो ऑब्वियसली जजमेंट्स के हिसाब से जो है वो चीज़ें बता ही रहे हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। तो हमें क्या पता चला, अब हमारे पास बहुत सारे लॉज भी हैं। वी हैव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है बेटा, कि ना क्या हो रहा है कि हमारे पास लॉज हैं पर ना क्या कहते हैं वो एनफोर्समेंट नहीं हो पा रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सिटीजन की तो ड्यूटी है ही, बट ना सिटीजन भी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो बस हमें 48A और 51(a)(g को पढ़ के क्या पता चला कि स्टेट की तो ड्यूटी है ही, बट स्टेट के साथ साथ हमारी भी ड्यूटी है कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इतने सारे लॉज हैं, हम उनका वायलेशन ना करें, हम स्टबल बर्निंग ना करें, हम जो है क्या कहते हैं चीज़ों को जो है वो सस्टेनेबली यूज़ करें, हम जो है इस तरह से करें। ठीक है ना, जैसे क्लीन वाटर हमारा हक है, तो हम जो है वो रिवर्स में जो है इंडस्ट्री का वेस्ट ना गिरें। ठीक है, हम पोल्यूशन ना फैलाएं। तो ये सब हमारा हक है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें आप जो है लिख देंगे। दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी क्या कहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आता है एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP का क्या रिलेशन है, कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, केशवानंदा भारती एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसने कहा था कि DPSP भी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो हम DPSP को इग्नोर करके तो कतई ही नहीं चल सकते। तो अब इन्होंने कहा कि देखो दो कोर आइडियाज़ हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। जस्टिफिएबल एनफोर्सेबल है कोर्ट्स में, नॉन जस्टिफिएबल है पर फंडामेंटल गवर्नेंस के लिए है। तो इंटर रिलेशन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स अगर इंश्योर करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के, तो कहीं ना कहीं DPSP एम करते हैं कि सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर हो स्टेट्स की, बिल्कुल हो, ऐसे लॉस प्रिंसिपल्स को ध्यान में देते हैं। तो जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत वक्त से कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये मैंने जान के आप लोगों के लिए ऐड किया है, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि ऐसा था कि नहीं DPSP तो एनफोर्सेबल ही नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। नहीं, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। आगे आ जाओ। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दुई राजन का इतना इंपॉर्टेंट केस है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो रिजर्वेशन वाली बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स जो हैं प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिग्निफिकेंस क्या रहा, द कोर्ट इनवैलिडेटेड द लॉ बेस्ड ऑन पार्ट 3 मेकिंग इट क्लियर दैट DPSPs कैन नॉट ओवर राइड फंडामेंटल राइट्स। तो दिस लीड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अलाउ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आया था।
फिर क्या हुआ कि शिफ्ट हुआ थोड़ी सी चीज़ें और केरला एजुकेशन बिल आया जिसने कोर्ट में ऑब्जर्व किया कि डीपीएसपी जो है दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, बट एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं कि हम इन्हें जो है इफेक्ट में लेके आए विदाउट इन्फ्रिंजिंग फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट एज सच, बट कहीं ना कहीं हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गोलकनाथ के केस में कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी अमेंडेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपीज, कि भाई डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्टेड था पार्लियामेंट के पावर को कि भाई वो इस तरह से करें। इस रूलिंग को केसवानंदा भारती के केस में ओवर रूल किया गया, क्योंकि केसवानंदा भारती का लैंडमार्क जजमेंट है तो डीपीएसपी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है। तो उन्होंने ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीज आर इंपॉर्टेंट फॉर हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ओवर करेगा। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो दोनों ही जो है वो सोशल रेवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, वेलफेयर स्टेट के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ओवर कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके बाद आया कि डीपीएसपी को हमने पावर उसकी स्ट्रॉन्ग करी, इक्वल स्टेटस विद फंडामेंटल राइट्स। मिनर्वा मिल्स का केस आया जिसने कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया पार्ट्स ऑफ द 42nd अमेंडमेंट दैट गिव प्राइमेसी टू डीपीएसपीज ओवर फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज एसेंशियल टू द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था मिनर्वा मिल्स का, जिसमें कहा कि हमें हार्मनी मेंटेन करनी है, कोई किसी को ओवरराइड करे नहीं। तो उन्होंने कहा रिआइटरेट किया कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर कॉम्प्लीमेंट्री, और क्या कहते हैं ये कॉन्ट्राडिक्ट कतई नहीं कर रहे हैं। फिर आगे और चीज़ें आई कि राइट टू एजुकेशन जो है वो बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, बट कहीं ना कहीं डीपीएसपी के साथ आप उसको पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, फिर आया राइट टू लाइवलीहुड है ही, पर उसको आप जो है वो डीपीएसपी के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। करंट जुडिशियल पोजीशन क्या है कि नाउ व्हाट कोर्ट्स आर डूइंग, कोर्ट्स आर इंटरप्रेटिंग फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ डीपीएसपीज, आइसोलेशन में रह के नहीं पर बिल्कुल ओपनली। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी जो है दे एक्ट एज अ गाइड फॉर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक साइड में रख दो क्योंकि वो एनफोर्सिएबल नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है, नहीं, दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो हमने कहा जुडिशियल ट्रेंड जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है और अब जो है हम उनको सेपरेट ना मान के हम जो है उनको साथ लेके चल रहे हैं। समझ में आई बात। एंड केशवानंदा भारती एंड मिनर्वा मिल्स आर द टू लैंडमार्क जजमेंट्स व्हिच यू नीड टू ऑब्वियसली मेंशन इन योर आंसर। तो हमने कहा कि विद द स्पैन ऑफ टाइम रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट टू कॉपरेशन। दैट इज रियली, आप इसी सेम लाइन को अपने आंसर में यूज कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट से कॉपरेशन तक की ये बेटा जर्नी है। कि क्या कहते हैं कि अब केशवानंदा भारती मिनर्वा मिल्स जैसे केसेस ने हमें बताया कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो बस ये बात आपने जानी। और अब क्या कहते हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिखो, ऐसे जब कभी भी रिलेशन वाले आंसर आते हैं तो आप लैंडमार्क केसेस को ज़रूर मेंशन करना है, यही आपको दूसरों से बेटा एज देगा, यही आपको दूसरों से ज़्यादा नंबर दिलवाएगा। समझ में आई बात आपको। तो आई होप आपको जो है वो लेक्चर अच्छा लगा, क्योंकि इस लेक्चर में बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें थी, कुछ समझाने की नहीं थी। केस लॉस हम कितनी ही बार कर चुके हैं, तो आप इसमें, और ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं यही केस लॉस, आपका जितना मन करे आप उतने केस लॉस बेटा लिख सकते हो। समझ में आ गई बात आपको। तो आई होप अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लॉ सेमेस्टर सीरीज जो है वो अच्छी लगी होगी। हमारी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लॉ सेमेस्टर सीरीज का अंत होता है, ख़त्म हो रही है। जल्दी हम मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कि मैम ये वाला केस लॉ बता दो इस तरह से, तो आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट थिंग। और इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि मैम ने जो आंसर बताया है हमें उसी पे रेस्ट्रिक्ट रहना है। यू व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड मोर थिंग्स, अगर आप और आपको मिल रहा है तो आप और ऐड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ एग्जॉस्टिव, ठीक है, तो आप और भी ऐड कर सकते हो। तो टेक केयर एवरीवन। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। टेक केयर।